हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में। हम चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एमिनो अम्लों के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं जैव अणु में प्रोटीन। प्रोटीन की सामान्य बात कर लेते हैं। ये है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जैव अणु है। जितने भी जैव अणु हम पढ़ते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन ही पाए जाते हैं। सेकंड, यदि प्रोटीन के स्रोत की बात करें कि ये हमें किन खाद्य पदार्थों से मिलेंगे, तो ये हमें दाल, दूध, पनीर, सोयाबीन भी होता है, सोयाबीन, अंडे, मांस, मूंगफली आदि में प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है, ये शारीरिक वृद्धि व अनुरक्षण में सहायक होते हैं। ये शरीर की वृद्धि यानी शारीरिक वृद्धि व अनुरक्षण में उपयोगी है, कह सकते हैं सहायक है। प्रोटीन का मुख्य कार्य यही होता है शारीरिक वृद्धि और अनुरक्षण। प्रोटीन शब्द की बात करें तो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रोटियोज से हुई है, और प्रोटियोज का मतलब होता है प्राथमिक या सबसे पहले। ये हमने कुछ प्रोटीन के जनरल पॉइंट लिए हैं। अब हम ले रहे हैं प्रोटीन का रासायनिक संगठन। चैप्टर नंबर जो 10 है जैव अणु, इस चैप्टर नंबर 10 में अधिकांश टॉपिक कुछ ऐसे हैं जिनको हमें याद करना पड़ेगा। तो याद करने वालों को तो हमें बार बार लर्न करना पड़ेगा, बाकी समझने वाली चीजें हैं वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। रासायनिक संगठन की बात करें तो नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक हैं। कौन? प्रोटीन। तो मेंशन करना चाहो तो कर सकते हैं, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले। सामान्यतः 10,000 या 10,000 से ऊपर प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक हैं। नाइट्रोजन के अलावा इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व सल्फर भी उपस्थित होता है। प्रोटीन जो है यह है एमिनो अम्लों से बने होते हैं। हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर
पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड ही क्या होते हैं? प्रोटीन। यदि हम प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करें तो हमें पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होते हैं, और पूर्ण जल अपघटन करने पर हमें अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो देखो, प्रोटीन है, इसका अगर हम जल अपघटन करें तो हमें क्या प्राप्त होंगे? पेप्टाइड, और पेप्टाइड के जल अपघटन से हमें प्राप्त होंगे अल्फा एमिनो अम्ल। या यूं कह सकते हैं कि अल्फा एमिनो अम्ल परस्पर मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं, और पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनता है, और पॉलीपेप्टाइड क्या है? प्रोटीन। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन के वर्गीकरण की। आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। पहला, रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन में विभिन्न प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समानांतर क्रम में हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़कर रेखीय संरचना बनाती हैं, जो जल में अविलय होती है। इसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर समांतर क्रम में हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़कर रेखीय संरचना बनाती है। ये क्या होती है? जल में अविलय होती है। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो केराटिन जो हमारे बालू में और ऊन में होती है, और सेकंड मायोसिन जो मांसपेशियों में होती है। प्रोटीन का दूसरा प्रकार है गोलिकाकार प्रोटीन। इसमें विभिन्न प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर कुंडलीनुमा होकर गोलाकार आकृति ग्रहण करती हैं। इसमें क्या होगा? इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलीनुमा होकर विभिन्न प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलीनुमा होकर गोलाकार आकृति बनाती है। ये गोलिकाकार प्रोटीन है, ये जल में विलय होती है।
उदाहरण की बात करें तो जैसे इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, ये जल में विलय होती है। तो ये हमने पहले प्रोटीन के कुछ जनरल कैरेक्टर लिए। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जीवाणु दाल, दूध, पनीर, सोयाबीन, अंडे, मांस में ये हमें मिलते हैं। शारीरिक वृद्धि और अनुरक्षण में सहायक उपयोगी होते हैं। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रोटियोज से हुई है, जिसका मतलब होता है प्राथमिक। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कुछ अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक हैं। इनमें नाइट्रोजन के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी होती है। ये एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं? प्रोटीन। यदि हम प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन करें तो हमें पेप्टाइड प्राप्त होते हैं, जिसके जल अपघटन से हमें अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। प्रोटीन में केवल अल्फा एमिनो अम्ल ही भूमिका निभाते हैं, अर्थात प्रोटीन केवल अल्फा एमिनो अम्ल से ही मिलकर बने होते हैं। वर्गीकरण में हमने दो प्रकार कर लिए, रेशेदार प्रोटीन, विभिन्न प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समानांतर क्रम में हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़कर रे की संरचना बनाती हैं, जो जल में अविलय होती है, जैसे बालू वाली प्रोटीन केराटिन और दूसरी मायोसिन। सेकंड हमने लिया गोलिकाकार प्रोटीन। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलीनुमा होकर गोलिकाकार आकृति बनाती हैं, जल में विलय हैं, जैसे इंसुलिन और हीमोग्लोबिन। अब हम ले रहे हैं प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना की बात करें तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो अम्लों से। अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। ध्यान देंगे, जैसा कि हमें पता है एमिनो अम्ल परस्पर मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन की संरचना तीन प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ओरिजिनल अगर हम बात करें तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना ही होती है। इसको डिटेल से पढ़ने के लिए हम पहले प्राथमिक पढ़ते हैं, फिर द्वितीयक पढ़ते हैं, फिर तृतीयक पढ़ते हैं। होती तो तृतीयक है, लेकिन तृतीयक संरचना कैसे बनेगी? पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक, इसीलिए अलग अलग करके पढ़ते हैं। इसमें हम ले रहे हैं प्रोटीन की नंबर 1 प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो इस समय क्या जानकारी मिलती है? इससे अमीनो अम्लों का क्रम, उनकी व्यवस्था और संख्या की जानकारी मिलती है।
इसमें क्या होगा, एमिनो अम्ल परस्पर हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध, या डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अर्थात अमीनो अम्ल परस्पर हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध व डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाते हैं। इंसुलिन की प्राथमिक संरचना, इंसुलिन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राथमिक संरचना, ये सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक का नाम था सेंग्रे। जिसमें 51 एमिनो एसिड होते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना महत्वपूर्ण होती है। यदि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में अमीनो अम्लों का क्रम परिवर्तित हो जाए तो प्रोटीन की जैविक सक्रियता भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक एमिनो एसिड होता है ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक के स्थान पर अगर वेलिन आ जाए तो जैविक सक्रियता चेंज हो जाएगी और इसके कारण सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल द्वारा यह स्पष्ट है कि प्राथमिक संरचना में एमिनो अम्लों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हीमोग्लोबिन में गलती से ग्लूटामिक अम्ल की जगह वेलिन आ जाए तो सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाएगा। अब हम ले रहे हैं प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन की सेकेंड स्ट्रक्चर देने वाले वैज्ञानिक का नाम था पोलिंग वे कोरे। पोलिंग वे कोरे। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें पेप्टाइड श्रृंखला की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कैसी होती है, वो किस प्रकार जुड़ती हैं। और सेकंड अगर बात करें तो इसमें द्वितीयक संरचना में जो बंध है वो एक तो होता है हाइड्रोजन बंध और दूसरा कौन सा हो जाएगा, डाइसल्फाइड बंध। पेप्टाइड श्रृंखलाओं की व्यवस्था के आधार पर द्वितीयक संरचना को हम फिर से दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट जो है वो है एल्फा हेलिक्स संरचना। प्रोटीन की एल्फा हेलिक्स संरचना में विभिन्न प्रकार की पेप्टाइड श्रृंखलाएं सर्पिलाकार होकर हेलिक्स आकृति ग्रहण करती हैं। जिस प्रकार पेज घूमता है वैसे विभिन्न प्रकार की पेप्टाइड श्रृंखलाएं सर्पिलाकार होकर हेलिक्स आकार ग्रहण करती हैं। इसमें एक एमिनो एसिड का कार्बोनिल समूह दूसरे के NH समूह से जुड़ा होता है। कैसे होगा देखो, जिस प्रकार पेज को उल्टा घुमाए
ठीक वैसी ही स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसमें जैसे सपोज करो, थोड़ा सा हम इसको डार्क कर लेते हैं, ये पार्ट और इस पार्ट की बात कर लेते हैं। अल्फा हेलिक्स संरचना है। इसमें जैसा कि मैंने बताया था, विभिन्न पेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर सर्पिलाकार होकर हेलिक्स आकार ग्रहण करती हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ का जो CO है वो यहाँ के NH से जुड़ा होगा, यहाँ का फिर CO यहाँ के NH से जुड़ा होगा। कुछ ऐसे समझ सकते हैं, एक का CO और दूसरे का NH, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे फिर दूसरे का CO और ये NH, इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्फा हेलिक्स संरचना में सर्पिलाकार आकृति में विभिन्न पेप्टाइड श्रृंखलाएं, एक का CO दूसरे के NH के साथ जुड़ा होता है। ये संरचना प्रत्यास्थ होती है। दूसरी संरचना है वो है बीटा प्लेट संरचना। इसको हम बीटा लहरी आधार संरचना भी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की पेप्टाइड श्रृंखलाएं एक के ऊपर एक परत बनाकर व्यवस्थित रहती हैं। जैसे मान लो ये पहली पेप्टाइड श्रृंखला है, तो इसके ऊपर दूसरी पेप्टाइड श्रृंखला हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर संरचना बना लेगी। ऐसे तीसरी, ऐसे मान लो चौथी। तो इसमें विभिन्न प्रकार की पेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर एक के ऊपर एक बंध द्वारा जुड़कर परत संरचना का निर्माण करती हैं। तो ये हमने ले ली प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम ले रहे हैं प्रोटीन की तृतीयक संरचना। तो ये हम ले रहे हैं नंबर 3 तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना जो है प्रोटीन की, ये त्रिविमीय संरचना है। और इसमें क्या होगा, इसमें पेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर गुच्छित होकर गुच्छा बना लेगी, परस्पर गुच्छित होकर एक गुच्छा बनेगा, साथ में पास पास आ जाएगी। पास पास आने को क्या बोलेंगे, गुच्छित होकर संघनित आकार, बहुत नजदीक ग्रहण कर लेती है। और तृतीयक संरचना का निर्माण होता है। तो तृतीयक संरचना में विभिन्न प्रकार की पेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर गुच्छित होकर संघनित आकार ग्रहण कर लेती है और क्या बनती है, तृतीयक संरचना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना से प्रोटीन का आकार निर्धारित होता है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। कि प्रोटीन कितना बड़ा है। तो ये हमने बात कर ली प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, जिससे हमें अमीनो अम्लों के जुड़ने का क्रम, व्यवस्था और संख्या की जानकारी मिलती है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अमीनो अम्लों का क्रम परिवर्तित होते ही जैविक सक्रियता बिल्कुल चेंज हो जाती है। द्वितीयक संरचना में हमें पेप्टाइड श्रृंखलाओं की व्यवस्था की जानकारी मिलती है कि वे परस्पर किस प्रकार जुड़ी है। तृतीयक संरचना में हमें
तृतीयक संरचना से प्रोटीन का आकार निर्धारित होता है और इसमें विभिन्न प्रकार की पेप्टाइड श्रृंखलाएं जो द्वितीयक संरचना से मिलकर बनी है, वे पेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर गुच्छित होकर बहुत ज्यादा रिंकल्ड हो जाएगी, गुच्छे बना लेगी और आसपास जितना पास हो सके उतना पास व्यवस्थित हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, संघनित आकार ग्रहण कर लेती है। अब कई बार विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन की चतुष्क संरचना भी बनती है। प्रोटीन की चतुष्क संरचना में दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर हाइड्रोजन बंध या वैद्युत आकर्षण बल या वान डेर वाल्स बंध द्वारा जुड़कर चतुष्क संरचना बनाती है। तो इसमें क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध या इसकी जगह हो सकता है विद्युत आकर्षण बल या वान डेर वाल्स बंध जुड़कर प्रोटीन की चतुष्क संरचना बनाती है। तो ये हमने डिटेल से ले लिया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम ले रहे हैं अगला, प्रोटीन का विकृतीकरण। नॉर्मल भाषा में क्या है, विकृतीकरण का मतलब होता है खराब होना, नष्ट होना। यदि प्रोटीन को उच्च ताप पर गर्म किया जाए या अम्ल, सार या लवण मिलाया जाए तो प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। तो क्या होगा, प्रोटीन को गर्म करने फिर है अम्ल, सार, लवण मिलाने पर नष्ट हो जाते हैं। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। यहां इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। द्वितीयक व तृतीयक संरचना में पुनर्विन्यास होने के कारण प्रोटीन की जैविक सक्रियता नष्ट हो जाती है। प्रोटीन का विकृतीकरण दो प्रकार का होता है। पहला है उत्क्रमणीय विकृतीकरण। प्रोटीन का उत्क्रमणीय विकृतीकरण लवण की उपस्थिति में होता है। जब प्रोटीन में लवण मिलाया जाए तो उसका उत्क्रमणीय विकृतीकरण होता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मान लो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी थी, जैसे ही हाइड्रोजन बंध टूटेंगे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुल जाती हैं। जैसे ही विकृतीकारक को हटाया जाए पुनः हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं वापस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर प्रोटीन पुनः अपनी मूल अवस्था में, पूर्व अवस्था में आ जाती है, उत्क्रमणीय विकृतीकरण कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य
दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, श्रृंखलाएं खुल जाएगी और जैसे ही विकृति कारक को हटाएंगे पुनः हाइड्रोजन बंध बनने के कारण श्रृंखलाएं पास आ जाएगी और प्रोटीन अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। तो ये किसकी उपस्थिति में होता है? ये लवण मिलाने पर होता है। दूसरा जो प्रोटीन का विकृतीकरण है वो है अनुत्क्रमणीय। तो अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कब होगा? जब हम प्रोटीन में मिलाएंगे अम्ल, क्षार या उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो। इसमें यदि प्रोटीन में अम्ल, क्षार या उसको उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है और विकृति कारक को हटाने के बाद भी प्रोटीन अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता। इसे अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो अंडे को उबालने पर अंडे में उपस्थित जो पीला रंग का होता है उस पीले रंग वाले भाग को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो अंडे को उबालने पर अंडे में उपस्थित एल्ब्यूमिन प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाएगा। अगर हम कच्चे अंडे को तोड़े तो अंदर जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है पीला भाग वो बिखर जाता है। लेकिन जैसे ही अंडे को उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो उसके अंदर उपस्थित एल्ब्यूमिन प्रोटीन स्कंदित हो जाएगी, अर्थात वे गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेती है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं और जो गोलाकार आकृति का एल्ब्यूमिन हमें प्राप्त हुआ है वो पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता। ये किसका उदाहरण हो जाता है? अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण का। तो अंडे को गर्म करने पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन स्कंदित हो जाती है, परिणाम स्वरूप वे गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार यदि दूध से हम दही का निर्माण जब करते हैं तो जैसे ही दूध से दही बनता है उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। हम चाहें कि वापस दही से दूध बन जाए तो संभव नहीं होता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल बनने के कारण दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है और पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटता। अर्थात ये भी किसका उदाहरण है? अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। तो अगर हम प्रोटीन के विकृतीकरण के उदाहरण की बात करें तो अंडे को उबालने पर प्रोटीन का स्कंदन होना और दूध से दही का बनना, ये कुछ विकृतीकरण के उदाहरण हैं। तो ऐसा विकृतीकरण जिसमें विकृति कारक को हटाने पर प्रोटीन पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, उत्क्रमणीय। और ऐसा विकृतीकरण जिसमें विकृति कारक को हटाने पर प्रोटीन पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता, अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हमने प्रोटीन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। प्रोटीन का संगठन, प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन की संरचना और प्रोटीन का विकृतीकरण। अगले वीडियो में हम और जैव अणुओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियोज जो मैं आपको डेली अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।